नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मर्जी साइंस के में। तो आज से हम 10th क्लास के सिलेबस को कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम मैथ को देखेंगे। मैथ जो एनसीईआरटी बुक को कवर कर लेंगे और बाकी जो सब्जेक्ट होगा उसको भी एक एक करके सभी को कंप्लीट कर लेंगे। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले सभी विषय को अच्छी प्रकार सभी विषयों को कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मैथ के सिलेबस को देखते हैं कि मैथ में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो 10th क्लास विषय सूची मतलब सिलेबस क्या क्या है, जो कि 100 मार्क्स का पूछा जाता है 100 नंबर को। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है, काल्पनिक संख्याएं क्या होती है, परिमेय अपरिमेय, तो ये सभी संख्याओं के बारे में इसमें पढ़ना है। और उसके बाद है बहुपद, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण, समानांतर श्रेणियाँ, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, वृत्त, रचनाएं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी मतलब स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। तो ये 15 जो टॉपिक है, अगर इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। अगर आपको कोई बताता है कि ये टॉपिक पढ़ लो, वो टॉपिक पढ़ लो, मतलब ये 2-3 चैप्टर कवर कर लो, आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो उनकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते थे हर समय त्रिकोणमिति से पूछे जाते थे, क्योंकि 8 और 9 चैप्टर, ठीक है, यानी कि 8वां और 9वां चैप्टर त्रिकोणमिति है, इससे सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते थे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन 2026 के एग्ज़ाम में बहुत ही कम प्रश्न पूछे गए हैं इससे। और सबसे अधिक किससे पूछे गए थे, तो ये समानांतर श्रेणी मतलब एबी से पूछे गए हैं, और निर्देशांक ज्यामिति से पूछे गए हैं, और पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से। ठीक है, मतलब कितना, 1, 2, 3, ये तीनों चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, जो कि त्रिकोणमिति से कम सवाल पूछे गए थे। तो आप इस भ्रम में नहीं रहे कि आप 2-3 चैप्टर को कवर कर लें तो आसानी से आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। हाँ, पास हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात करें परसेंटेज की, मतलब अच्छे नंबर की, तो आप उतना अचीव नहीं कर पाएंगे, नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो सभी चैप्टर को अभी आपके पास काफ़ी समय है, अगर आप थोड़ा सा भी अगर समय देते हो तो पूरे नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहला वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में जान लेते हैं कि संख्या क्या होती है, संख्या कितनी प्रकार की होती है। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं संख्या। ठीक है, तो संख्या किसे कहते हैं, तो संख्या आपको ही मालूम होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये सारी की सारी जो है वो संख्याएं हैं। ठीक है, तो संख्याएं संख्या दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। ठीक है, संख्या कितने प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जो वास्तव में होता है, जिसको हम लिख सकते हैं, मतलब जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। ठीक है, जैसे क्या हो गया, जैसे यहाँ पे 1 है, इसको हम लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। 2 है, 3 है, ठीक है, उसी प्रकार से 5/2 है, इसको भी लिख सकते हैं। 3/2 है, इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब -3, -5, 0 भी हो सकता है। इसके बाद में जो रूट में आता है उसको भी लिख सकते हैं, दशमलव में आता है उसको भी लिख सकते हैं। 1.5 हो गया, 3.2 हो गया, ठीक है, 7.32 हो गया। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो संख्या है इसको बोलेंगे वास्तविक संख्या है। वास्तव में ये सब संख्या है, एकदम है, बिल्कुल है। तो 1 है हमारी संख्या है, 2 है, 3 है, 5/2 है, 3/2 है, तो -3, -4, 0, √3, यानी कि अगर इस फॉर्मेट में कोई भी आ जाए तो सभी को बोलेंगे कि ये हमारी वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो काल्पनिक संख्या क्या होती है, जिसको हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, वास्तव में वो सा संख्या कुछ होता नहीं है। जैसे i बराबर, अगर इसको बोलें क्या, -1, √-1, ठीक है, क्या बोले, i बराबर √-1, ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या, अगर इस रूप में लिखा हो तो इसको बोलेंगे कि ये हमारी काल्पनिक संख्या है। ठीक है, तो इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, इसको बारे में कुछ पढ़ना ही नहीं है। मेन जो फोकस करना है इस पे पढ़ना है, किसको, वास्तविक संख्याएं के बारे में, कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो हमारी वास्तविक संख्याएं जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है परिमेय संख्याएं और दूसरा अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, कौन कौन सी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है। तो बोले कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अगर जिसको हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 3/2, 5/2, ठीक है,
तो ये बटा है ना, तो इसको बोलेंगे कि ये सारी की सारी परिमेय संख्या, मतलब जो भिन्न के रूप में लिखा जा सके, जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अच्छा, अगर आपको बोला जाए क्या एक परिमेय संख्या है, जी बिल्कुल है। हम इसको 1/1 आराम से लिख सकते हैं। क्या 2 परिमेय संख्या है, जी बिल्कुल है। इसको 2/1 आराम से लिख सकते हैं। क्या 3 परिमेय संख्या, हाँ जी है। 3/1 इसको लिख सकते हैं। अगर इसके नेगेटिव में देखा जाए, माइनस में देखा जाए, -3 है तो जी इसको भी लिख सकते हैं। अगर 1 से हम किसी भी संख्या को भागा देते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं, तो वो संख्या उतनी ही रह जाती है। जैसे कि अगर 1 से हम डिवाइड करते हैं तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। 2 से अगर 1 को डिवाइड करें, मतलब 2 को अगर 1 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। 3 को अगर 1 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। -3 है तो -3 को अगर 1 से डिवाइड करें, मतलब भाग दें, तो कितना आ जाएगा, -3 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है, ये परिमेय संख्या है। अगर इसको ऐसे भी अगर बोल दें, ठीक है, तो ये सारी की सारी जो हमारा परिमेय संख्या है, इसी को ऐसे लिखा जाता है, मतलब जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q, जहाँ पे जो q नॉट इक्वल टू 0 करने का मतलब, अगर इसके जो बटा में q है, अगर उसको 0 कर देंगे, तो 0 से अगर डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो क्या आ जाएगा, 0 से भाग देंगे तो वो संख्या हमारा अनंत आ जाएगा, इन्फिनिटिव आ जाएगा, ठीक है। अगर इससे पहले अगर देखा जाए कि 0 क्या है, 0 परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या है। अगर हम 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही आता है, ठीक है। इसलिए 0 ही हमारा परिमेय संख्या ही आ जाता है। तो इसको इस प्रकार से भी परिभाषित किया जाता है कि वैसी संख्या है जिसको कैसे लिखा जाता है, जिसको p/q के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में, p/q। p कहने का मतलब जो ऊपर में अंश है, ठीक है। q कहने का मतलब नीचे में हर है, ठीक है। और यहाँ पे q क्या होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q जो होना चाहिए वो 0 के बराबर पे नहीं होना चाहिए। अगर इसको हम 0 कर देते हैं और 0 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, मतलब इन्फिनिटिव हो जाएगा। 0 से किसी भी संख्या में डिवाइड करने पर, भाग देने पर वो अनंत हो जाता है। इसलिए q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब जिसका बट्टा वाला होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको परिमेय संख्या मानेंगे, अन्यथा परिमेय संख्या नहीं मानेंगे। तो फिर आप परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या है जो कि p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे जितना भी रूट में संख्याएं होती है, √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, ये सारी की सारी जो है ना वो अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक कि पाई की अगर बात किया जाए तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम बटा के रूप में नहीं लिख सकते, इसको हम बटा के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने परिमेय संख्या को देखे, अपरिमेय संख्या को देख लिए। अब आगे आता है प्राकृतिक संख्या, कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, मतलब यहाँ 1 से शुरू करके आप जितना तक भी लिख सकते हैं, ये हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर होती है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा। तो हमने प्राकृतिक संख्या को भी देख लिए। अब आगे देखते हैं पूर्ण संख्या है। कौन संख्या, पूर्ण संख्या। अगर प्राकृतिक संख्या के पहले अगर 0 को शामिल कर दें, इसको 0 को मतलब शून्य को, क्या प्राकृतिक संख्या, ये पहले से प्राकृतिक संख्या था, अगर इसके पहले हम शून्य लगा दिए तो ये सारी संख्याएं जो हमारी ये पूर्ण संख्याएं हो गई। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। इसलिए इसको बोलते हैं कि प्राकृतिक संख्या के पहले अगर शून्य लगा देते हैं तो वो हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। तो यहाँ पे देखना, अगर 0 नहीं था, मतलब शून्य नहीं था, तो ये हमारा प्राकृतिक संख्या था। अगर 0 जैसे ही आ गया तो ये हमारा पूर्ण संख्या हो गया, मतलब पूरा संख्या बन गया, ठीक है, संख्या है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको क्या क्या बोल सकते हैं, इसको पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं और प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं। यानी कि पूर्ण संख्या को हम प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें 0 तो है ही, 0 के अलावा 1 2 3, मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब शुरू हो रहा है, तो इसको प्राकृतिक पहले से बोल रहे हैं। अब इसमें शून्य आ गया तो पूर्ण संख्या, यानी कहने का मतलब इसको पूर्ण भी बोलेंगे और प्राकृतिक संख्या भी बोलेंगे। लेकिन अगर 0 नहीं होगा तो क्या इसको हम पूर्ण संख्या बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। इसको हम केवल और केवल प्राकृतिक संख्या ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, पूर्ण संख्या था, ठीक है। आगे है पूर्णांक संख्या, ठीक है। मतलब धन और ऋण संख्याओं को
सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, धन और ऋण संख्या है। मतलब धन और ऋण, धन का मतलब प्लस और ऋण मतलब माइनस। जैसे यहाँ पे देखना -4 -3 -2 -1 0 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है, इधर माइनस है और इधर प्लस है, कहने का मतलब इधर ऋण है और इधर धन है और ये हमारा शून्य है। तो ये सभी को सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे पूर्णांक संख्या। यानी कि धन और ऋण संख्याओं को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो क्या 0 पूर्णांक संख्या है, जी बिल्कुल भी है, 0 क्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अगर ये बटा के रूप में लिखा रहा है जैसे 5/3, तो क्या ये पूर्णांक संख्या है, जी नहीं, ये पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या करने का मतलब बटा में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है, ये हमारी पूर्णांक संख्या है। अब देखते हैं सम संख्या, कौन सी संख्या, अब देखते हैं आगे। तो क्या क्या हमने देख लिया, पूर्णांक संख्या देख लिया, आगे देखते हैं सम संख्या, ठीक है। कौन सी संख्या, सम संख्या। आपने अब संख्याएं बहुत सी देखी होगी, लेकिन कुछ ऐसी संख्या होगी जो 2 से हम उसको जब भाग देते हैं वो बिल्कुल भी शेष नहीं बचता है। जैसे कि देखना 2 है, अगर 2 को हम 2 से भाग देंगे तो क्या कितना, एक बार में ये पूरा कट जाएगा। 4 है तो 4 को 2 से भाग देंगे तो ये 2 बार में पूरा कट जाएगा। 6 है, 6 को अगर 2 से हम भाग देंगे तो ये 3 बार में पूरा कट जाएगा। मतलब शेष बिल्कुल भी नहीं बच रहा है। तो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, जो भाग लग जाता है, उसमें शेष नहीं बचता है, तो उसी को बोलते हैं सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 20 मतलब 50 हो गया, 100 हो गया, ठीक है। ये सब को अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा। तो सम संख्या उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, इसको सम संख्या बोलेंगे। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, तो विषम संख्या जैसे यहाँ पे देखना 1 3 5 7, अगर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 से नहीं कटता है, ठीक है। मतलब दशमलव में कटता है, तो दशमलव में नहीं कटना चाहिए, पूरा कटना चाहिए। अगर दशमलव में कट रहा है तो हमारी क्या है, वो सम संख्या नहीं है, हमारी विषम संख्या, ठीक है। तो 2 से विभाजित करने पर मतलब भाग देने पर नहीं कटे, विभाजित नहीं हो, तो उसे हम विषम संख्या बोलते हैं। जैसे 1 विभाजित नहीं होगा 2 से, 3 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 7 9 11 13 15 17 19 21 मतलब 23 25, ठीक है। तो ये सारी संख्याएं जो बोल रहे हैं वो हमारी विषम संख्याएं हैं। कौन सी संख्या है, विषम संख्या, जो 2 से विभाजित नहीं हो। अब आगे देखते हैं अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या किसे बोलेंगे, तो वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे। एक कहने का मतलब जैसे देखो 2 है, ठीक है, 2 किस किस से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा और 1 से, इसके अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं हुआ, ठीक है। 1 और 2 के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होगा, तो 2 हमारा भी अभाज्य संख्या है। उसके बाद में 3 को देखते हैं, तो 3 1 से विभाजित होगा, 1 3 3, फिर 3 एकम 3, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं 5, ठीक है। 5 क्या है, 1 से विभाजित होगा और 5 से, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, ठीक है, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा। अच्छा 7 अगर बोले तो 7 भी 1 से विभाजित होगा, 7 से विभाजित होगा, उसके बाद किसी अन्य संख्या से मतलब दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 1 से विभाजित हो रहा है 2 से विभाजित नहीं ना, नहीं विभाजित हो रहा है, सिर्फ 1 से विभाजित हो रहा है और 7 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। 5 की अगर बात करी जाए तो 5 में तो देख लिए 9, यहाँ पे देखिए 9 1 से विभाजित होगा, ठीक है, 3 से विभाजित होगा और 9 से, मतलब 1 और 9, यानी कि 1 और 9 के अलावा अलग संख्या से विभाजित हो रहे, दूसरी संख्या 3 से विभाजित हो रही है, तो इसको हम अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा आता है कि वैसी संख्या है जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो क्या ये जो हमारा 9 है अभाज्य संख्या है, जी नहीं। तो क्या ये हमारा विषम संख्या है, जी। तो क्या एक हमारा यहाँ पे देखिए 2 क्या है, सम संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या। और इसके बाद में देखते हैं 3 क्या है, 3 एक विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। 5 क्या है, 5 एक विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। उसी प्रकार से 7 भी विषम संख्या है और अभाज्य संख्या है। और 9 क्या है, 9 केवल और केवल विषम संख्या, अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि अभाज्य संख्या समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। कौन सी संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है। तो वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो। जैसे 4 की बात करें तो इसको हम 1 से विभाजित कर सकते हैं, 2 से विभाजित कर सकते हैं, 4 से विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर 6 की बात की जाए, इसको 1 से विभाजित कर सकते हैं, 2 से विभाजित कर सकते हैं,
3 से विभाजित कर सकते हैं और 6 से विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कितना 8। ठीक है, 8 को 1 से विभाजित कर सकते हैं, 2 से विभाजित कर सकते हैं, 4 से विभाजित कर सकते हैं और 8 से विभाजित कर सकते हैं। इसी प्रकार से 9। ठीक है, तो 9 को 1 से विभाजित कर सकते हैं, 3 से विभाजित कर सकते हैं, 9 से विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिस संख्या को अगर एक और खुद के अलावा अन्य संख्या से विभाजित किया जा सके उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। ठीक है, फिर लास्ट में आता है एक सह अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? सह अभाज्य संख्या। तो वैसी संख्या जो क्या हो, मतलब वैसी दो संख्या जिसका लघुत्तम वैसी दो संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक यानी कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना? 1 होना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड कहने का मतलब महत्तम समापवर्तक। जैसे कि यहाँ पे देखना, अगर बोले कि 2 और 3 क्या सह अभाज्य संख्या है तो इसका महत्तम समवर्तक निकालो। दो तरीका से निकाल सकते हैं, एक गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से। ठीक है, तो इसको हम भाग विधि से बता रहे हैं। 2 से हम 3 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में आएगा। ठीक है, और इसको जब घटाएंगे कितना, 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा। इसको फिर यहाँ से फिर से डिवाइड करेंगे 2 को। ठीक है, तो 2 बार में पूरा कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचा कितना? 1 आया ना। तो इसका जो HCF होगा क्या, महत्तम समवर्तक, वो कितना आया? 1 आया। ठीक है, तो ये हमारी ये दोनों है वो सह अभाज्य संख्या है। ऐसे भी हो सकता है जैसे कि 4 हो गया। ठीक है, और 6, इसको देखते हैं कि क्या ये सह अभाज्य संख्या है। तो 4 से पहले हम 6 को डिवाइड करेंगे, कितना? 1 बार में कटेगा। ठीक है, 1 बार में कटेगा तो कितना घटाएंगे तो 2 आएगा। अब 2 से भाग देंगे 4 को तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 आ रहा है तो ये हमारा सह अभाज्य संख्या नहीं है। आगे देखते हैं, आगे है 7 और 15। ठीक है, अगर इसको तो कितना 2 बार में पहले कटेगा 14, घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, अब इसको 7 से 1 से डिवाइड करेंगे 7 को तो 7 बार में कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचा कितना? यहाँ पे 1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1। तो क्या बताओ, यहाँ पे 7 और 15 क्या बोले? 7 और 15 सह अभाज्य है। जी बिल्कुल सह अभाज्य है। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि HCF अगर कितना आ जाए, HCF अगर 1 आ जाए तब उसको बोलेंगे यह सह अभाज्य है। उम्मीद है कि ये सब आसानी से समझ में आ गया होगा। बाकी नोट्स के देखते हैं कि हम इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, लिखा जा सके, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे -3 -2 -0 मतलब -1 0 1 2 3 √3 √5 मतलब दशमलव में भी हम इसको लिख सकते हैं, रूट में भी लिख सकते हैं, माइनस में भी लिख सकते हैं, प्लस में भी लिख सकते हैं, इसको शून्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारी वास्तविक संख्या है। फिर आता है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर। ठीक है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, जिसको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जिसे 1/2 3/4 5/3 1 2 3, इसके हम बटा में 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है, 0 भी हमारा परिमेय संख्या है, दशमलव में आएगा वो भी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये सारी के सारी परिमेय संख्या, लेकिन इसका एक कंडीशन है कि Q ≠ = 0, यानी कि जो बटा है इसका Q वाला जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे आता है अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, मतलब जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए, मतलब उसको हम बटा के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। जैसे √2 हो गया, 3√2 हो गया, 2 + √5 हो गया, 1/√3 हो गया, √3 - 2 आ गया, पाई है। ये सारी की सारी जो है हमारी अपरिमेय संख्या है। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी क्या है? ये प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, कौन सी? पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। तो यानी कि प्राकृतिक संख्या के पहले शून्य को शामिल करने से पूर्ण संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हमारी पूर्ण संख्या है। फिर आता आगे पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित रूप से पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, ये हमारी पूर्णांक संख्याएं हैं। फिर सम संख्या, इवन नंबर, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 इत्यादि। विषम संख्या, ओड नंबर, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो। ठीक है, मतलब
उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। तो देखो यहाँ पे विषम संख्या, ठीक है, और आगे है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इत्यादि। अगर यहाँ पे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 है, ठीक है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 4, 6, 9, 12, 15 इत्यादि। फिर आता है सअभाज्य संख्या। कौन सी? सअभाज्य संख्या है, ठीक है। तो दो ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम समवर्तक मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 8 है और 15, ये दोनों का गुणनखंड कितना? 1 और 1 मिल रहा है, ठीक है। तो इसका जो सअभाज्य है 8 और 15 का कितना होगा? 1 होगा। तो ये हमारी सअभाज्य संख्या है, ठीक है। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा देखते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच में क्या संबंध होता है, ठीक है। मतलब दो अपरिमेय संख्या को गुणा करते तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या को गुणा करते हैं तब क्या होता है। क्योंकि ये अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपकी सारी ऑब्जेक्टिव छूट सकते हैं, काफ़ी ऑब्जेक्टिव छूटेगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रश्न पूछ कहाँ से रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आगे थोड़ा सा समझते हैं रूट का मामला क्या होता है। रूट वाला कॉन्सेप्ट कैसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है।